हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। मौलिक अधिकारों की हम चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर हम 5 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, संबंधी अधिकार। ठीक है मित्रों, तो हम 5 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की हम चर्चा करते हैं। इसका विवरण अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 29 और 30 में इसका विवरण किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 जो है, इस अनुच्छेद 29 में सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति की सुरक्षा को सुरक्षित रखने और विकसित करने का अधिकार दिया गया है। विकसित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है मित्रों, दिया गया है। कौन से अधिकार के तहत? संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो मूल अधिकार है, इस अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 सभी वर्गों को, सभी समाजों को अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उनको विकसित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है मित्रों, और इसके बाद अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30, अनुच्छेद जो 30 है, इस 30 में अल्पसंख्यकों को, किसको? केवल अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। कौन सा? कि वो अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति, ठीक है, और संस्कृति को सुरक्षित रखें और उसको विकसित करने का अधिकार इनको दिया गया है। ठीक है मित्रों, किसको? ये अनुच्छेद जो 29 है, इसमें सभी वर्गों को यह अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 30 इसमें केवल अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, केवल अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, इनमें अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन शामिल है? जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो कौन कौन से हैं, ये देखिए। अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं? इनमें अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, इनको अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम को सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, ये जो वर्ग हैं, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और इनको अनुच्छेद 30 के आधार पर, अनुच्छेद 30 के द्वारा
अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखने और विकसित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा जो हमारा दूसरा अगला, इससे अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये इसका विस्तार अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 29 सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, बोली इसको सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। ठीक है, अगला जो हमारा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये जो अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका वर्णन जो किया गया है वो है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। ठीक है मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसमें अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 32 को सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 32 है, इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आत्मा का नाम दिया है या कहा है। ठीक है, क्या नाम दिया है कि जो अनुच्छेद 32 है ये संपूर्ण संविधान की क्या है? आत्मा है। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 32 को अन्य अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। इसको अन्य अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, संरक्षक भी कहा जाता है। किसको? जो अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में वर्णन है, इसको इसलिए अनुच्छेद 32 को अन्य अधिकारों का यानी 5 जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, इस अनुच्छेद 32 के जरिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, रिट का जारी कर सकता है। ठीक है मित्रों, कौन? सर्वोच्च न्यायालय। किसके, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अब ये कौन कौन सी होंगी 5 प्रकार की रिट, तो उसका हम देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी का जो रूपांतरण है वो देखते हैं। 5 प्रकार की रिट, जिनमें सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी रूप। ये हो गया इसका हिंदी रूप। अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा हेबियस कार्पस। क्या कहा जाएगा? हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कार्पस। और इसमें क्या होता है? ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसमें क्या होता है? ये रिट अधिकार वह उस अधिकार के विरुद्ध की जाती है। ये जो रिट है ऐसे अधिकारी के विरुद्ध की जाती है, अधिकारी के विरुद्ध की जाती है जिसमें अगर वह किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, जिसने किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया है
किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया है, निरोध किया है, क्या किया है? निरुद्ध किया है, और अब उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने का आदेश दिया है, या उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है, और उस व्यक्ति को जिसको निरुद्ध किया गया है उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाएगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति किस लिए निरुद्ध करना पड़ा या किस लिए उसको निरुद्ध किया गया है। या उसको यानी इसको अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, इस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे अधिकारी के लिए जारी करता है जिसमें किसी अधिकारी को अपराधी घोषित किया गया है और उस अपराधी को न्यायालय में प्रस्तुत होने के निर्देश नहीं दिए गए हों या उसे प्रस्तुत नहीं होने दिया जा रहा हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के द्वारा उठा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा उसको ये मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय देता है कि उसे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित कराया जाए, ताकि ये निर्णय लिया जाए कि वो अपराधी है या नहीं है। ठीक है, ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रिट होती है, वो दूसरी रिट है परमादेश। क्या है? परमादेश। परमादेश जिसे क्या कहा जाएगा अंग्रेजी में? मैंडेमस। मैंडेमस क्या कहा जाएगा? मैंडेमस। ठीक है, और इस मैंडेमस यानी इसका अर्थ क्या होगा? परमादेश क्या है? यह रिट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी, यह रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब जारी की जाएगी जब कोई लोक अधिकारी, जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे, और कोई विधिक उपचार न बचे, कोई विधिक उपचार न बचे, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परमादेश या मैंडेमस रिट जारी की जा सकती है। और यह रिट उस अधिकारी के प्रति जारी की जाती है जो अपने कार्य, जिसके जो कार्य निर्धारित हैं उस अधिकारी के, उस कार्य को करने से वो इनकार करता हो और इनकार करने का कोई कानूनी कारण नहीं हो, तो तब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी की जाती है उस अधिकारी के विरुद्ध, तब ये अधिकार रिट जारी की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी रिट है वो है प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध, और इसे अंग्रेजी में कहा जाएगा प्रोहिबिशन। क्या कहा जाएगा? प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन का मतलब क्या होगा? यह एक अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। ये जो रिट है, यह रिट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, किसको, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। किसको जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जो न्यायपालिका का जो तीसरा स्तर है उसकी अदालतों को ये रिट जारी की जाती है। और इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य न करने के आदेश दिए जाते हैं। इस रिट के द्वारा, ये रिट अधीनस्थ न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और इन अधीनस्थ न्यायालय को तीसरे स्तर, यानी जो न्यायपालिका का जो तीसरा स्तर है, हमारी जो न्यायपालिका वो पिरामिड नुमा है। कैसी है मित्रों? पिरामिड नुमा है, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया शामिल होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपने नीचे की जो अदालत है उनको ये अधिकार, उनके लिए ये आदेश देती है कि वो अपने अधिकार से बाहर के मामलों में दखलंदाजी नहीं करे या अपने अधिकार से बाहर के मामलों में सुनवाई न करे। ठीक है। इसके बाद जो अगली रिट है सर्वोच्च न्यायालय की, वो है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। ठीक है, जिसे सॉरेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? सॉरेट्री, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, जिसे अंग्रेजी में सॉरेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? से सॉरेट्री कहा जाता है। और ये रिट अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, जिसमें ये रिट अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। ये रिट भी किसके लिए जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। ठीक है मित्रों, कौन सी रिट? उत्प्रेषण रिट या सॉरेट्री रिट जारी की जाती है। इसके अलावा जो अगली रिट है वो है अधिकार प्रक्षा। क्या है? अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्यों वारंटो। क्यों वारंटो। क्या कहा जाता है? क्यों वारंटो। और ये उस व्यक्ति को जारी की जाती है जो किसी लोक पद को धारण करता है। ये ऐसे व्यक्ति को जारी की जाती है, ऐसे व्यक्ति को जारी की जाती है जो कोई लोक पद को धारण करता है, लोक पद को धारण करता है, जिसे उसे धारण करने का हक नहीं है। उस पद को धारण करने का उसका अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है। ये जो अधिकार प्रक्षा जो है, क्यों वारंटो जो है, एक ऐसे लोक अधिकारी के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए जारी की जाती है जो एक ऐसा पद धारण करता हो जो उसके अधिकार का नहीं है, जो उसके अधिकार का नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये रिट जारी की जाती है, जिसे क्यों वारंटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? क्यों वारंटो कहा जाता है। ठीक है। अब जो पांचवी रिट है, जो सर्वोच्च न्यायालय पांचवी रिट जारी करता है, वो है, ये जो हो गई 5 रिटें,
बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा। अब रिट जारी करने का जो अधिकार है, रिट जारी करने का जो अधिकार है, ये उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाई जाती है। ये अधिकार उच्च न्यायालय को और सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया जाता है। ठीक है मित्रों, अब मूल अधिकारों का निलंबन या परिसीमन, ये हमारे मौलिक अधिकार पूरे हुए 6। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों का निलंबन और परिसीमन। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकारों को क्या कुछ निलंबित किया जा सकता है या इनको कम ज्यादा घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित अधिरोपित किया जा सकता है या इनका संबंध मूल अधिकारों को युक्त निरबंधन अधिरोपित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 विभाग 2 और अनुच्छेद 19 विभाग 2 से 19(6) में वर्णित किया गया है कि इनको किन परिस्थितियों में, इन अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और इनका जो कार्य क्षेत्र इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है इनको? अनुच्छेद 19 के भाग 2 और 2 से और 6 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 का अनुच्छेद 15 के तथा अनुच्छेद 15 के भाग उपबंध 4 में, अनुच्छेद 15 के और अनुच्छेद 15 के उपबंध 4 में सामाजिक उद्देश्यों के प्रवर्तन के लिए सामाजिक उद्देश्यों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 15 है उसका कै और उपबंध 4 ये राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 34 जो है, इसके जरिए, अनुच्छेद 34 के जरिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 34 ये अधिकार देता है या ये कहता है कि जब राष्ट्र में या जब देश में आपातकाल लागू होने के बाद अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही अपने आप ही स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 19 के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 34 के अनुसार आपातकाल लगा, अगर देश में आपातकाल लग रहा है तो वह अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें भी जो अलग व्यवस्था की गई है वो ये है कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार निलंबित कभी भी निलंबित नहीं होते। ठीक है। अनुच्छेद 34 ये अधिकार देता है कि देश में अगर आपातकाल लगे तो अनुच्छेद 19 के अनुसार जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वे स्वतः ही अपने आप आपातकाल के लगने के कारण निलंबित हो जाएंगे। लेकिन साथ ही वो इसमें यह भी अंतर किया गया है, ये भी व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रताएं, प्रेस की आज़ादी, इनसे संबंधित है, ये अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते। ठीक है। संसद, जो हमारे देश की संसद है, इस संसद को संविधान में संशोधन कर मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन करके, ठीक है, संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों में या मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। ठीक है। जो हमारा संविधान है वो ये संविधान का जो अनुच्छेद 34 है ये अधिकार देता है कि संसद संविधानों में संशोधन कर मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन ये संविधान के मूल ढांचे को निलंबित नहीं कर सकती। ये संसद यानी संसद को मूल अधिकारों में निलंबित करने का अधिकार तो है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये थे हमारे मूल अधिकार और दो मूल अधिकारों के निलंबन और परिसीमन की जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। आज की इस क्लास में इतना ही।